नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। तो आज से हम अपने चैनल में यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं वे आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अवश्य देखें और पूरी वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यदि हम बात करें भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है। वहीं यदि हम बात करें भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल खेती करने योग्य है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 166 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र खेती करने योग्य है, यानी कि कृषि योग्य है, लेकिन 142 मिलियन हेक्टेयर पर ही फसलें बोई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है। अब बात करें भारत का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है। कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, तो भारत का कृषि योग्य क्षेत्र यानी कि खेती करने लायक क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कृषि योग्य क्षेत्र 166 मिलियन हेक्टेयर है। 166 मिलियन हेक्टेयर है। भारत का कृषि योग्य क्षेत्र 166 मिलियन हेक्टेयर है। और वहीं बात करें भारत में कितने क्षेत्रफल पर खेती की जाती है या कितने क्षेत्रफल पर फसलें बोई जाती हैं, तो भारत में फसल बोया जाने वाला क्षेत्र, तो भारत के कितने क्षेत्रफल पर फसलें बोई जाती हैं, तो भारत के 142 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या किया जाता है, फसलें बोई जाती हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है और भारत का कृषि योग्य क्षेत्र 166 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन भारत में यदि हम बात करें कितने क्षेत्रफल पर फसलें बोई जाती हैं, तो भारत के 142 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फसलें बोई जाती हैं। अब बात करते हैं जोत के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण। क्या, अब बात कर लेते हैं जोत के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण। जोत के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण। तो जोत के आधार पर कृषकों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जोत के आधार पर कृषकों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हो जाते हैं सीमांत किसान यानी कि मार्जिनल फार्मर। सीमांत किसान यानी कि मार्जिनल फार्मर। सीमांत किसान यानी कि मार्जिनल फार्मर। तो सीमांत किसान कौन होते हैं, तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो उन्हें सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर कहते हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, लेस देन 1 हेक्टेयर, जिसके पास 1 हेक्टेयर से
कम भूमि हो उसे मार्जिनल फार्मर यानी कि सीमांत किसान कहते हैं। अब दूसरी बात करें लघु किसान यानी कि स्मॉल फार्मर किसे कहेंगे? क्या? लघु किसान यानी कि स्मॉल फार्मर। लघु किसान यानी कि स्मॉल फार्मर किसे कहेंगे? तो जिस व्यक्ति के पास या जिस किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य की भूमि है वह किसान लघु किसान कहलाता है। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि हो, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि हो वह क्या कहलाएगा? लघु किसान कहलाएगा। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की क्या हो? भूमि हो वह किसान क्या कहलाएगा? लघु किसान कहलाएगा, स्मॉल फार्मर कहलाएगा। अब तीसरी बात करते हैं अर्ध मध्यम किसान। अर्ध मध्यम किसान यानी कि सेमी मीडियम फार्मर। अर्ध मध्यम किसान यानी कि सेमी मीडियम फार्मर कौन कहलाएगा? तो जिस किसान के पास 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य की भूमि है वह किसान अर्ध मध्यम किसान यानी कि सेमी मीडियम किसान कहलाता है। जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि हो, वह क्या कहलाएगा? अर्ध मध्यम किसान कहलाएगा, सेमी मीडियम फार्मर कहलाएगा। अब चौथी बात करें तो अगला हो जाता है मध्यम किसान यानी कि मीडियम फार्मर। तो मीडियम फार्मर कौन होगा? मीडियम फार्मर कौन हो जाता है? जिस किसान के पास 4 से 10 हेक्टेयर की मध्य की भूमि हो उसे मध्यम किसान या मीडियम फार्मर कहते हैं। जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि हो, वह क्या कहलाएगा? मध्यम किसान कहलाएगा, मीडियम फार्मर कहलाएगा। अब अगली बात करें और अंतिम बात है 5वां नंबर, बड़ा किसान किसे कहते हैं? लार्ज फार्मर किसे कहते हैं? बड़ा किसान यानी कि लार्ज फार्मर किसे कहेंगे? लार्ज फार्मर कौन कहलाएगा? तो लार्ज फार्मर किसे कहते हैं? जिस किसान के पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि होती है वे लार्ज फार्मर कहलाता है। जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि हो, जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि हो वे लार्ज फार्मर कहलाता है, बड़ा किसान कहलाता है। अब बात करें आगे तो भारत में 75% से अधिक किसान सीमांत एवं लघु किस्म के हैं। यदि हम बात करें तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत में 75% किसान, भारत में 75% किसान सीमांत एवं लघु किस्म के हैं। भारत में 75% किसान सीमांत एवं लघु किस्म के हैं, जिनके पास 70% से अधिक क्षेत्रफल कैसा है? वर्षा पर आधारित है। क्या? इनके पास 70% से अधिक क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। क्या? भारत में 75% किसान सीमांत एवं लघु किस्म के हैं,
जिनके पास 70% से अधिक क्षेत्र कैसा है, वर्षा पर आश्रित है। अब आगे बात करें कृषि मशीनरी का उत्पादन किस प्रकार से होता है भारत के अंदर। अब अगली बात करते हैं, भारत में कृषि मशीनरी का उत्पादन प्रति वर्ष कितना होता है। क्या भारत में कृषि मशीनरी का उत्पादन, भारत में कृषि मशीनरी का उत्पादन, और ये कैसा है, वार्षिक है, वार्षिक। भारत में वार्षिक कृषि मशीनरी का उत्पादन कितना होता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर, तो भारत के अंदर प्रतिवर्ष कितने ट्रैक्टर उत्पादित होते हैं। तो भारत के अंदर प्रतिवर्ष 2.75 लाख से अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन होता है। 2.75 लाख से अधिक, 2.75 लाख से अधिक ट्रैक्टर भारत में प्रतिवर्ष उत्पादित किए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं पावर टिलर की, पावर टिलर, तो भारत में प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक पावर टिलर का उत्पादन होता है। भारत में प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक पावर टिलर का उत्पादन होता है। भारत में प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक पावर टिलर का उत्पादन होता है। अब बात करें स्प्रेयर एवं डस्टर की। क्या स्प्रेयर एवं डस्टर, तो भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक स्प्रेयर एवं डस्टर का उत्पादन किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक स्प्रेयर एवं डस्टर का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं पंपिंग सेट। तो भारत के अंदर प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक पंपिंग सेट का उत्पादन होता है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक पंपिंग सेट का उत्पादन होता है। अब बात करें कंबाइन हार्वेस्टर की। कंबाइन हार्वेस्टर, तो भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष 2500 से अधिक कंबाइन हार्वेस्टर का उत्पादन होता है। भारत में प्रतिवर्ष 2500 से अधिक कंबाइन हार्वेस्टर का उत्पादन होता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 2500 से अधिक कंबाइन हार्वेस्टर का उत्पादन होता है। और कृषि मशीनरी की जो अनुमानित संख्या है वह 150 मिलियन से अधिक है। कृषि मशीनरी की अनुमानित संख्या कितनी है। तो कृषि मशीनरी की अनुमानित संख्या 150 मिलियन से अधिक है। क्या कृषि मशीनरी की अनुमानित संख्या 150 मिलियन से अधिक। कृषि मशीनरी की अनुमानित संख्या 150 मिलियन से भी अधिक है। अब बात करते हैं कृषि की मूल आवश्यकता क्या है। तो कृषि की मूल आवश्यकता शक्ति यानी कि पावर है। क्या कृषि की मूल आवश्यकता शक्ति यानी कि पावर है। कृषि की मूल आवश्यकता शक्ति यानी कि पावर है। कृषि की मूल आवश्यकता शक्ति यानी कि पावर है। विभिन्न कार्यों को करने में हमको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बीज सया की तैयारी में, सीड बेड प्रिपरेशन में, बीज की बुआई में, सोइंग ऑफ सीड्स में, सिंचाई हेतु पानी उठाव में, वाटर पंपिंग फॉर इरिगेशन में, फसल पर दवा के छिड़काव में यानी कि स्प्रेइंग एंड डस्टिंग फॉर क्रॉप, अंतर कर्षण क्रियाओं में जैसे कि इंटर कल्चर ऑपरेशंस में,
फसल की कटनी में यानी कि हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल की दौनी में थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रसंस्करण में प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप्स, बाजार हेतु फसलों का यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉप्स फॉर मार्केट, बाजार हेतु फसलों का यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉप फॉर मार्केट। आज सभी में हमें क्या होता है, शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें आगे, अब बात करते हैं ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विजन 2020 के अनुसार अन्न उत्पादन आवश्यकता एवं फार्म पावर आवश्यकता की। क्या ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विजन 2020 के अनुसार, विजन 2020 के अनुसार औसत अन्न उत्पादन आवश्यकता तथा औसत फार्म पावर आवश्यकता। तो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विजन 2020 के अनुसार औसत अन्न उत्पादन आवश्यकता जो निर्धारित की गई वह 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई। यानी कि औसत अन्न उत्पादन आवश्यकता कितनी निर्धारित की गई, तो औसत अन्न उत्पादन आवश्यकता 2300 किलोग्राम निर्धारित की गई, 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई। इसके अनुसार औसत अन्न उत्पादन आवश्यकता 2300 किलोग्राम निर्धारित की गई और इसी के साथ साथ औसत फार्म पावर आवश्यकता, औसत फार्म पावर आवश्यकता 2 किलोवाट प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई। कितनी? 2 किलोवाट प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई। ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विजन 2020 के अनुसार औसत अन्न उत्पादन आवश्यकता 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई और औसत फार्म पावर आवश्यकता 2 किलोवाट प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई। अब बात करें जो इको फ्रेंडली उर्वरक तथा कीटनाशकों पर कार्य करते हैं उन वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं। क्या इको फ्रेंडली उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक। इको फ्रेंडली उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं, तो इन्हें बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो इको फ्रेंडली उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। मौसम संबंधी जानकारी, कीटनाशकों की जानकारी, हाइब्रिड बीज की जानकारी आदि की जो सूचना आपको प्राप्त होती है वह कहां से प्राप्त होती है, तो वह सूचना एवं संचार तकनीकी से प्राप्त होती है। क्या? मौसम संबंधी जानकारी या सूचना, मौसम संबंधी जानकारी, हाइब्रिड बीज की जानकारी, हाइब्रिड बीज की जानकारी, कृषि तकनीकी की जानकारी, कृषि
तकनीकी की जानकारी, कीटनाशकों की जानकारी, कीटनाशकों की जानकारी आदि सूचना एवं संचार तकनीकी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूचना एवं संचार तकनीकी से प्राप्त होती है। सूचना एवं संचार तकनीकी से प्राप्त होती है। क्या? मौसम संबंधी जानकारी, हाइब्रिड बीज की जानकारी, कृषि की नई तकनीकी की जानकारी, कीटनाशकों की जानकारी आदि जो नई चीजें विकसित होती हैं, इन सब की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूचना एवं संचार तकनीकी से प्राप्त होती है। अब यदि हम बात करते हैं प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एवं स्टोरेज तथा हैंडलिंग आदि में सुविधाओं में क्षमता निर्माण की बड़ी संभावना है। वहीं यदि हम बात करते हैं प्रोसेसिंग से सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर होगी? प्रोसेसिंग से सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर होगी? तो प्रोसेसिंग से सबसे ज्यादा ग्रोथ आपकी डेयरी क्षेत्र में होगी, उसके बाद फल सब्जियां तथा पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों में होती है। क्या? प्रोसेसिंग से सबसे ज्यादा ग्रोथ डेयरी क्षेत्र, डेयरी फल सब्जियां, प्रोसेसिंग से सबसे ज्यादा ग्रोथ डेयरी, फल सब्जियां एवं पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों में होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोसेसिंग से सबसे ज्यादा ग्रोथ किन क्षेत्रों में होती है, तो प्रोसेसिंग से सबसे ज्यादा ग्रोथ डेयरी, फल सब्जियां एवं पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों में होती है। अब बात करें फार्म पावर के स्रोत क्या क्या हैं, तो बात करते हैं फार्म पावर के स्रोतों की। अब बात करते हैं फार्म पावर के स्रोतों की। क्या? फार्म पावर के स्रोत। तो फार्म पावर के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला मोबाइल पावर और दूसरा स्टेशनरी पावर। अब मोबाइल पावर क्या होता है? तो जो शक्ति के साधन एक जगह से चलकर दूसरी जगह तक कार्य करते हैं और उनके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे हम मोबाइल पावर कहते हैं। जो भी शक्ति के साधन हैं वह एक जगह से चलकर दूसरी जगह तक कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के जो शक्ति के साधन होते हैं उनसे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह मोबाइल पावर कहलाती है। क्या? ऐसे शक्ति के साधन जो एक जगह से चलकर दूसरी जगह तक शक्ति का उत्पादन करते हैं, उनसे जो शक्ति का उत्पादन होता है वह मोबाइल पावर कहलाती है। वहीं यदि हम बात करते हैं स्टेशनरी पावर क्या होती है, तो ऐसे शक्ति के साधन जो एक जगह स्थिर रहकर शक्ति का उत्पादन करते हैं और उनसे जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी पावर कहेंगे। तो यदि हम बात करें मोबाइल पावर के स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं, मोबाइल पावर किसके किसके द्वारा उत्पन्न की जाएगी, तो सबसे पहले तो मोबाइल पावर में आ जाती है मानव शक्ति। मानव शक्ति भी क्या है? एक मोबाइल पावर का साधन है। मानव शक्ति। तो मानव शक्ति में क्या क्या होंगे?
मानव शक्ति में पुरुष भी होंगे, स्त्री भी होंगे और बच्चे भी होंगे। मानव शक्ति में पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। मानव शक्ति में पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात करें तो दूसरी इसमें आ जाती है पशु शक्ति। पशु भी क्या करता है, एक जगह से चलकर दूसरी जगह तक शक्ति का उत्पादन करता है। तो दूसरी शक्ति क्या हो जाएगी, पशु शक्ति। पशु शक्ति, पशु शक्ति में जैसे बैल, भैंसा, ऊंट, पानिस, मूल, डंकी आदि। क्या, बैल, भैंसा, ऊंट, पानिस, गधा आदि, ये क्या है, ये सभी के सभी क्या हैं, मोबाइल पावर के साधन हैं। तीसरे नंबर में जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के द्वारा भी मोबाइल पावर का उत्पादन किया जाता है। वहीं जो पावर टिलर है, पावर टिलर भी क्या करता है, मोबाइल पावर उत्पन्न करता है। पावर टिलर मोबाइल पावर का ही साधन है। पावर टिलर भी क्या है, मोबाइल पावर का साधन है। स्वचालित मशीनें जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर, रीपर, स्प्रेयर आदि भी क्या हैं, ये सभी के सभी कैसे पावर हैं, मोबाइल पावर हैं। क्या, अगली यदि हम बात करें स्वचालित मशीनें, स्वचालित मशीनें, स्वचालित मशीनें जैसे कौन कौन सी हो गई, जैसे कि कौन कौन सी स्वचालित मशीनें हो जाएंगी, कंबाइन, कंबाइन, ट्रांसप्लांटर, ट्रांसप्लांटर, कंबाइन हो गया, ट्रांसप्लांटर हो गया, रीपर हो गया, स्प्रेयर हो गया, रीपर, स्प्रेयर आदि। इन सभी के द्वारा क्या है, इन सभी के द्वारा मोबाइल पावर उत्पन्न की जाती है। अब यदि हम बात करें स्टेशनरी पावर की, स्टेशनरी पावर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, जैसे कि डीजल इंजन, और डीजल इंजन क्या कर रहा है, पंप सेट चलाता है, थ्रेशर चलाता है, स्प्रेयर चलाता है और अन्य भी ऐसे ही स्थिर कार्य करने के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डीजल इंजन होता है वह क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पावर के अंतर्गत रखा जाएगा। डीजल इंजन से किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न होगी, डीजल इंजन से स्टेशनरी पावर उत्पन्न होगी। इससे क्या किया जाएगा, पंप सेट भी चलाया जाएगा, थ्रेशर भी चलाया जाएगा। थ्रेशर कैसा होगा, थ्रेशर स्थिर रखकर चलाया जाएगा, एक जगह स्थिर रखकर इससे थ्रेशर भी चलाया जाएगा। इससे स्प्रेयर भी चलाया जाएगा, स्प्रेयर, इससे स्प्रेयर भी चलाया जाएगा। लेकिन डीजल इंजन कैसा होगा, ये एक जगह स्थिर होगा और अन्य स्थिर कार्यों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। अन्य स्थिर कार्यों में भी इसे प्रयोग किया जाता है। अन्य स्थिर कार्यों के लिए भी, अन्य स्थिर कार्यों के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन, डीजल इंजन क्या करेगा, पंप सेट चलाएगा, थ्रेशर चलाएगा, स्प्रेयर चलाएगा और अन्य ऐसे ही कई स्थिर कार्य डीजल इंजन के द्वारा किए जाएंगे। वहीं जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर भी कैसी होती है, एक जगह स्थिर होती है। विद्युत मोटर को भी एक जगह स्थिर कर दिया जाता है। तो विद्युत मोटर भी यही सारे कार्य करती है। विद्युत मोटर भी क्या करेगी, पंप सेट चलाने का कार्य करती है, थ्रेशर चलाने का कार्य करती है, स्प्रेयर चलाने का कार्य करती है और अन्य ऐसे ही कुछ स्थिर कार्यों में किसका प्रयोग किया जाएगा, विद्युत मोटर का भी प्रयोग किया जाएगा। अब यदि हम बात करें तो अगली जो बात आती है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा भी किसके अंतर्गत रखी जाती है, तो अक्षय ऊर्जा जो होती है वह स्टेशनरी पावर के अंतर्गत रखी जाती है। अक्षय ऊर्जा स्टेशनरी पावर के अंतर्गत रखी जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है और काफी लोग क्या करते हैं, अक्षय ऊर्जा को स्थिर न रखकर वे मोबाइल पावर कर देते हैं। तो जो अक्षय ऊर्जा है वह स्टेशनरी पावर के अंतर्गत रखी जाती है।
तो इसमें क्या है, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत जैसे कि बायोगैस हो गई, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आपकी बायोगैस हो गई, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा आदि सभी क्या हैं, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।